हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रवीण सिंह, फिजिक्स फैकल्टी, टीम CLC। तो बच्चों शुरू करते हैं फिजिक्स का डिस्कशन। तो ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं एक अरेंजमेंट है 4 पार्टिकल्स का, सभी का मास 2 ग्राम है और ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दे रखे हैं, इन पॉइंट्स में रखा गया है। तो मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जेड एक्सिस के अबाउट। तो देखते हैं। तो यदि हम एक्सिस बनाए, इधर मैंने एक्स एक्सिस मान लिया है, इधर मैंने वाई एक्सिस मान लिया है और इधर मैंने जेड एक्सिस मान लिया है आपकी साइड में। तो यदि मैं इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करूं तो पहला है 3,2,0, मतलब x 3 है, y आपका 2 है, तो यहां पर आपका 3,2 और z एक्सिस 0 है, मतलब इसी प्लेन में है। ये पॉइंट का हमने नाम दे दिया A। इसी तरीके से B पॉइंट आप दे सकते हैं 1, -1, 0 है, तो x कोऑर्डिनेट आपका 1 है, y आपका -1 है, तो हम यहां पर ले सकते हैं। तो ये आपका B कोऑर्डिनेट होगा 1, -1, 0। इसी तरीके से C कोऑर्डिनेट ऑरिजिन पे रही है, थर्ड पॉइंट, एंड चौथा पॉइंट जो आपका है, फोर्थ पॉइंट जो आपका है वो x -1 है, यहां कहीं है, और y आपका 1 है। ये आपका फोर्थ पॉइंट है, इसे हम D बोल सकते हैं। ये आपका C है। तो जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I = md² से दिया जाता है। क्योंकि हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं तो सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐड कर देंगे। तो यदि हम इसका इस्तेमाल करें तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो चारों पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन होगा, I1 + I2 + I3 + I4। अब यदि मैं I1 की वैल्यू लिखना चाहूं तो यहां पर मास सभी जगह आइडेंटिकल मास रखे गए हैं, m मास रखे गए हैं। तो यदि मैं फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूं तो हम लिख सकते हैं m × ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, √x² + y² से ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3² + 2²। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप निकालना चाहें तो 9 + 4 13 m हो जाएगा, और क्योंकि स्क्वायर भी है तो ये आपका हो जाएगा m × 13। इसी तरीके से हमारा I2 की वैल्यू देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, मास m है, md², डिस्टेंस आपका 1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, d² करेंगे तो ये आपका 2m हो जाएगा। I3 की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज मूल बिंदु पे रखा हुआ है, ऑरिजिन पे रखा हुआ है। एंड I4 की यदि मैं बात करूं md², d ये वैल्यू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अगेन इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने क्या लिखे, ये थे आपके -1, 1, 0। तो ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये आपका होल स्क्वायर था, md² होता है, तो अगेन आपका 2m। यदि इन सबको मैं ऐड करूं तो ये 13, 15, 17, तो ये आपका 17m आ जाएगा, और m की वैल्यू हमें 2 ग्राम दे रखा है। तो इस तरीके से आपका 34 यूनिट्स आ जाएगा, जो कि हमारे पास फोर्थ आंसर है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो ये हमारे पास एक व्हील दिया हुआ है जिसमें कि एक रेडियस R1 हमारे पास, एक हमारे पास R2 है,
और ये 3 फोर्सेस आपके एक्ट कर रहे हैं व्हील पर, और जब ये फोर्सेस एक्ट करेंगे तो ये रोटेट करेगा, इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि रोटेशन में सेकंड लॉ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। अब आई हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 5100। अल्फा मुझे निकालना है। यदि मेरा टॉर्क आ जाता है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है टॉर्क निकालना। हम टॉर्क कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो यदि मैं टॉर्क निकालना चाहूं, अब हम ये देख सकते हैं ये जो फोर्सेस हैं, इसके बाद मैं टॉर्क देखूं तो इस फोर्स का जो टॉर्क आएगा 10 इंटू ये डिस्टेंस है R2, इसका सेंस क्या हो, इसको इधर रोटेट करेगा। इसी तरीके से 9 भी सेम सेंस में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज सेंस में। 9 इंटू अगेन R2 वैल्यू होगी टॉर्क की। इसी तरीके से आप ये 2 फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जा रहा है। तीसरा आपका है 12 का। 12 न्यूटन का टॉर्क हम कैसे निकाल सकते हैं? 12 और ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ये अगेन R1 दे रखा हमारे पास, और इसका सेंस किधर है? इस सेंस में है। तो यदि हम देखें ये सेंस में ऐड हो जाएगा, इस सेंस से इसे माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 19R2 और ये आपका 12R1 इस सेंस में। ठीक है। अब R1 R2 हमारे पास वैल्यू है। अच्छा, ये अपोजिट साइंस में तो माइनस हो जाएगा। खैर, अभी 19 R2 की वैल्यू हम रख देते हैं। R2 वैल्यू हमारे पास 30 है। तो क्योंकि एसआई यूनिट में है तो हम लोग सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 0.3, R2 वैल्यू 0.3 मीटर्स में हो जाएगी। और यहां पर आपका 12 R1 वैल्यू देख सकते हैं, इसके वैल्यू हम मीटर्स में क्या ले सकते हैं? 0.05 इधर हो जाएगा। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास 19 इंटू 0.3 माइनस 12 इंटू 0.5 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन देखते हुए, टॉर्क अपॉन आई। आई हमारे पास दे रखा है 5100 और टॉर्क हम दे सकते हैं 0.57 माइनस 0.06। यदि इसकी वैल्यू देखिए तो 0.51 हो गया अपॉन 5100। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 10 पावर मुझे कितना हो जाएगा? तो ये आपका यहां से यदि हम इसको देखें तो इससे लिख सकते हैं 51। ये इधर होगा, ये डेसिमल का ध्यान रखिए, इधर ये वैल्यू आएगी। ठीक है, एक सेकेंड। सो यदि हम इसकी वैल्यू सॉल्व करें, टॉर्क की वैल्यू
ये 5.7 हो जाएगा और ये आपका -0.6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 5.1 हो जाएगी। तो अल्फा आपका टॉर्क अपॉन आई, सिंपल सी कैलकुलेशन 5.1 अपॉन 5100, तो हमारा आंसर सेकेंड आ जाएगा विच इज 10⁻⁻3। तो हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने टॉर्क निकाल लिया, टॉर्क अल्फा बेसिक क्वेश्चन लगा दी और इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड आंसर प्राप्त कर लिया। तो बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, एक डिस्क हमारे पास जिसका रेडियस r दे रखा है, मास m है, और इससे एक स्मॉलर डिस्क जिसका रेडियस r/3 को रिमूव कर दिया जाता है। जिसे आप देख सकते हैं कैविटी है। तो इस जो रिमेनिंग सिस्टम है इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ओ एक्सिस के अबाउट और जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे समझते हैं। अब इस सिस्टम को मैं टोटल डिस्क से, यदि मैं स्मॉलर डिस्क को माइनस कर दूं, इससे मैं निकाल सकता हूं। मतलब सर मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये बड़ी वाली डिस्क हो गई, ये सिस्टम हमारे पास दे रखा है बच्चों। तो बड़ी वाली डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए इसके अबाउट I1 है, ओ के अबाउट। ये स्मॉलर डिस्क है, ये O पॉइंट है, इसके अबाउट मान लेते हैं इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बड़े वाली डिस्क का माइनस स्मॉलर डिस्क का निकाल के फाइंड कर सकते हैं। तो I1 बड़े वाले का डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I2 आपके स्मॉलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सबसे पहले हम लोग I1 निकालेंगे। अच्छा, बड़े वाले का मास हमारे पास कैपिटल M दे रखा है और रेडियस हमारे 9m दे रखा है, सॉरी, और रेडियस हमारे पास R दे रखा है। इसका मास हम लोग निकाल सकते हैं बिकॉज मास प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो इसका एरिया इसके मुकाबले, बिकॉज का रेडियस हमारे पास r/3 दिया हुआ है, तो एरिया इसका πr² होगा। तो इसका एरिया इसके मुकाबले 1/9 हो जाएगा, तो मास भी 1/9 हो जाएगा, यानी कि यदि 9m है तो ये आपका m हो जाएगा। तो इसका मास हम लोगों ने निकाल लिया बिकॉज मास प्रोपोर्शनल टू एरिया है। क्योंकि एरिया आपको 1/9 हो गया तो मास भी 1/9 होगा, यानी इसका 9m है तो इसको m हो जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं I1। वो आपका आएगा हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं हाफ mr² होता है। तो ये आपका जाएगा हाफ, मास हमारे पास 9m दे रखा है और रेडियस r है तो r² हो जाएगा। ओके अबाउट। अब I2 देखते हैं, I2 समझते हैं, I2 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास पता है हाफ mr², m उसका मास जो हमने m आया था, रेडियस का r/3, लेकिन हमें चाहिए इसके अबाउट, सिस्टम के इसके अबाउट निकालना, नेट इसके अबाउट निकालना है। तो इसके अबाउट हम लोग हाफ mr² लिख देंगे और फिर हम लोग यहाँ से यहाँ के बीच में एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे विच इज ICM + MD²। तो यदि मैं इस आइडिया का इस्तेमाल करूं तो हमारे पास आ जाएगा हाफ, इसका छोटे वाले का मास हमने m निकाला था, रेडियस आपका r/3 का स्क्वायर है प्लस MD आपका हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2r/3 हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका 2r/3 हो जाएगा। तो m 2r/3 का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से हो जाएगा। यदि मैं इस वैल्यू को यहां पुट करूंगा तो आपका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप कैविटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, चाहे सेंटर मास में हो चाहे रोटेशन में हो, आई निकालने के लिए, तो जो भी सिस्टम दिया है इसको बड़े माने छोटे का सुपरपोजिशन के रूप में मान सकते हैं। और फिर जैसे आई हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, तो हमने बिगर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ऊपर निकाला और स्मॉलर वाले का भी इसके ऊपर निकालिए यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम ICM + MD²। तो हमने I1 भी निकाला, I2 भी निकाला। आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एसएम का है। तो कोई पार्टिकल है जो कि जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है x इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, और हमें एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं किसी भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखी है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको हम लोग इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं a sin a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपकी tan इनवर्स ऑफ b बाई a लिख सकते हैं। तो ये बहुत जगह यूजफुल होता है। अब यदि हम इस आइडिया को अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करें, सो y की जगह x लिखा हुआ है, x भी हो सकता है। तो x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2। आप देख सकते हैं 2 दे रखा। अच्छा, a क्या है जो साइन के बगल में लिखा हुआ है विच इज 3, b क्या है जो कॉस के बगल में लिखा हुआ है वो क्या है बच्चों 4। तो यदि मैं इस फॉर्मेट पे लिखूं इसको, तो ये आपका आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू आप tan इनवर्स b बाई a से दे सकते हैं। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा b हमारे पास है 4 और a हमारे पास है 3, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 53 डिग्री होता है। तो ये हमारा 5 पूरी हमने एसएम की इक्वेशन लिख दी। ऑल्दो इसमें हम पूरे इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने निकाली, बिकॉज ऐसा ही पूछा जा सकता है इक्वेशन लिखिए। खैर, तो ये आपको ओमेगा की वैल्यू हमने देखी थी। ओमेगा वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2 थी। तो ये 2t प्लस अल्फा, अल्फा के तक 53 डिग्री आ गया। तो पूरी एसएम की इक्वेशन जिसमें ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, ये आपका फेज हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों। अब हमसे पूछा है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड आ चुका हमारा 5 आया एम्पलीट्यूड। दूसरा आपसे पूछता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। आप जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी एसएम की मीन पोजीशन पे आती है विच इज ए ओमेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास ए ओमेगा होगा। ए हम लोग निकाल चुके हैं विच इज 5 सेंटीमीटर। ओमेगा आप जानते हैं 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। ऑल्दो हमें ओमेगा दे रखा है, कितना दे रखा हमारे पास 2 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप 2 रख देंगे। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा पर सेकेंड हो जाएगा। सो मैक्सिमम वेलोसिटी 10 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हमारे पास 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 5 वेलोसिटी 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एसएम का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। ठीक, ये क्वेश्चन बच्चों फेजर डायग्राम पे बेस्ड है। तो इसमें क्या दे रखा है, अगेन एसएम का क्वेश्चन है। तो एक पार्टिकल है एसएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड हमारे पास दे रखा है। सो गिवन हमारे पास एक तो एम्पलीट्यूड दे रखा है, कितना बच्चा हमारे पास ए है, और टाइम पीरियड आपके पास टी है। टी की वैल्यू हमारे पास 6 पाई दे रखा है। ठीक है, अब हमारा पार्टिकल जो है मीन पोजीशन स्टार्ट करता है, ये मीन पोजीशन है, और ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहां से पार्टिकल चलना शुरू करता है। So assume the particle starts from mean position. Find the minimum time required by the particle to travel from A to A by 2, A to root 3 by 2. ये यहां से यहां तक आने का टाइम निकालना हमें मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम इसलिए बोला क्योंकि कई बार यहां से यहां तक पहुंचेगा इन पॉइंट्स के बीच में, तो इनके बीच टाइम निकालना है। हम फेजर डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे करेंगे समझते बच्चों। तो
ये हमारा सर्कल है, यहां पर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है और ये आपका पार्टिकल, तो हमें ये √3/2 दे रखा है और ये आपका डिस्टेंस a है। तो यहां से यहां तक चलने का हमें समय निकालना है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं? अब पार्टिकल यहां चल रहा है तो यहां से जाने के समय वही होगा जो कोई पार्टिकल सर्कल में जा रहा है उसको यहां जाने में समय लगेगा। तो ये समय सेम होगा। अब ये टाइम कैसे निकाल सकते हैं? t होता है θ/ω। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी और थीटा क्या, कितना एंगल ये फेजर ने ट्रेवल किया सर्कल में, ये थीटा हमारा। तो ओमेगा हमारे पास क्या होगा, 2π/t। t हमारे पास बच्चों दे रखा है, कितना दे रखा हमारे पास, 6π। तो हमारा आंसर आ गया यदि मैं थीटा निकालने में कामयाब हो जाऊं। अब थीटा कैसे निकालेंगे? यदि हम इसको ट्रायंगल बना लें यहां पर तो आप देख सकते हैं ये आपका a है सर्कल का रेडियस, ये हमारा √3a/2 है। तो ये एंगल आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से 30 डिग्री यानी कि π/6 हो जाएगा। सो जब यहां से यहां तक का समय आएगा उतना ही होगा जब सर्कल में यहां से यहां चले गए। उसके लिए कितना एंगल स्वीप करेगा, 30 डिग्री विच इज π/6। ओमेगा कितना है, 2π/t, t कितना है 6π। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा विच विल बी 3rd। ठीक है, तो एसएम का फेज का अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का है, रोटेशन क्वेश्चन है। इसे बच्चों क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल है, ये y है आपका, ये x है। पार्टिकल जिसका मास m है उसको आप u स्पीड से 45 डिग्री एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, ऐसे थ्रो कर रहे हैं। तो आपको एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का निकालना है, पार्टिकल का निकालना है इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। तो ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे करेगा। अब आप जानते हैं सेम हाइट पे स्पीड सेम रहती है, तो ये भी स्पीड u होगा जब टकराएगा और ये एंगल विल बी सेम। अब हम जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो mr×v वेक्टर फॉर्म में होता है और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं mvr sin थीटा या mrv sin थीटा। v sin थीटा हो गया वो वेलोसिटी कंपोनेंट जो r के परपेंडिकुलर हो। तो r ये हो गया, r की टेल यहां पर, हेड यहां पर, ये r वेक्टर हमारा हो गया। तो ये r वेक्टर हो गया और ये v परपेंडिकुलर हो गया जो कि हमारा u sin 45 यानी कि u/√2 हो जाएगी। तो यदि इस वैल्यू को मैं पुट कर दूं, अच्छा r क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ये रेंज है। तो ये मैं r की वैल्यू पुट कर दूं एज अ रेंज और ये आपका हो जाएगा बच्चों u/√2। r की वैल्यू आप जानते हैं u² sin 2 थीटा, थीटा 45 तो ये 90 हो जाएगा अपॉन g इंटू u/√2, ये 1 हो जाएगा। तो इसको आप यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर 4th हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक डिस्क है और उसका मास m रेडियस दे रखा है हमारे पास और एंगुलर वेलोसिटी 10 से रोटेट कर रहा है। ठीक है, और अनदर आइडेंटिकल डिस्क, सेम मोड डिस्क
उसके ऊपर रखा गया है, एक के ऊपर दूसरा रख दिया गया है। तो जब एक दूसरे रखेंगे तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, एनर्जी का लॉस होगा, तो एनर्जी का लॉस निकालना है। सो हमें एनर्जी डिसिपेटेड निकालना, लॉस निकालना है, कितना एनर्जी खर्च हो रही है। तो डेल्टा ई जो एनर्जी लॉस है, ऊर्जा की जो हानि है, वो हो जाएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो साइन के साथ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फाइनल एनर्जी कम होगी, इनिशियल एनर्जी ज्यादा हो, एनर्जी का लॉस होगा। तो हमारे पास इनिशियल एनर्जी कितनी है पहले वो लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसी सिचुएशन है, ये डिस्क घूम रही थी और दूसरी डिस्क सेम मोटाइशा का रेस्ट से रखा जाता है। तो ये रेस्ट पे था और ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही थी। तो इनिशियल एनर्जी सिर्फ इसकी होगी, इसकी तो जीरो हो जाएगी। इसकी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसका आपका जीरो हो जाएगा। ओमेगा हमारे पास दे रखा है 10 दे रखा हमारे पास, और आई आप जानते हैं हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क का हो जाएगा। अब फाइनल कैसे लिखेंगे, फाइनल में क्या होगा, जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो इनकी भी स्लिपिंग होगी और कुछ समय स्लिपिंग बंद हो जाएगी। एक सेम कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से दोनों डिस्क रोटेट करेंगे, सेम सेंस रोटेट करेंगे। तो मतलब फाइनल सिचुएशन को जैसी आपको दिखाई देगी, एक ये डिस्क है और उसके जस्ट नीचे एक ऐसी डिस्क है, दे विल रोटेट विद द सेम ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल सेम हो जाएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, जो दोनों डिस्क की होगी वो क्या होगी, हाफ आई सेम है ओमेगा एफ स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा एफ स्क्वायर। आई आप जानते हैं डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो यदि हमारे पास इनिशियल वैल्यूज है, फाइनल वैल्यू भी है, इधर रख देंगे आंसर आ जाएगा। बस मुझे ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है जब दोनों डिस्क के बीच रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, स्लिपिंग बंद हो जाएगी। अब ये हम कैसे निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, इस एक्सिस बोर्ड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा एफ प्लस I2 ओमेगा। ये ओमेगा से घूम रहा था 10 से, दूसरे रेस्ट से रखा था, तो ओमेगा एफ की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारे पास डायरेक्टली I1 10 और ये आपको हो जाएगा I1 प्लस I2। आई सेम ही आप जानते हैं, ये सब सेम है। तो जब ये वैल्यू आप यहां रख देंगे तो EF आ जाएगा, EF को यहां रख देंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, जो वैल्यू आएगी आपके पास 250 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो ये एक हमारे पास एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट एजर्शन हमें दे रखा है कि क्यूब है, घन है हमारे पास, जिसमें पार्टिकल्स हैं वो पूरे क्यूब के अंदर रखे हुए, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन। ये हमारे पास क्यूब है बच्चों और इसके अंदर पार्टिकल्स रखे हुए। तो आपसे बोला गया है कि जिसका जो सेंटर मास होगा पार्टिकल्स का वो क्यूब के इनसाइड ही होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जहां पार्टिकल्स होंगे मास उसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा, उससे आउटसाइड नहीं होगा, तो इसके अंदर ही होगा। तो स्टेटमेंट ये सही है, तो ये ट्रू हो गया। अब आर की बात करते हैं। फॉर अ यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी, यूनिफॉर्म मतलब डेंसिटी हर जगह सेम है, सिमेट्रिक है, तो सेंटर मास इज नेसेसरली विद इन द मैटर ऑफ द बॉडी। मतलब इसका है कि कोई सिमेट्रिक बॉडी है, ये भी सिमेट्रिक बॉडी है, रिंग, डिस्क भी सिमेट्रिक बॉडी है,
ये दो एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट को समझने के लिए, रीजन को समझने के लिए। तो जैसे बच्चों इसमें लिखा है कि यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी के लिए जो सेंटर मास द्रव्यमान केंद्र है वो इज नेसेसरी विद इन द मेटोड, जहां मास है द्रव्यमान है ना, वहां पर ही होगा। ये स्टेटमेंट अधूरा है, गलत है, क्योंकि इसमें तो डिस्क में तो जहां मास है वहां पर सेंटर मास है, ठीक है, ये तो सही हो गया। पर इस वाले में यहां सेंटर मास है, यहां तो एक्चुअली कोई मास ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि सेंटर मास जो मैटर है द्रव्यमान है वहां पर ही होगा, नहीं उसके बाहर भी हो सकता है, इसके बाहर है, यहां तो कोई मास नहीं है, लेकिन सेंटर मास यहां पर है। इस वाले में जहां मास है वहां पर सेंटर मास है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस हिसाब से हम सोचें तो ए ट्रू है और आर आपका फॉल्स है, गलत है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे चलते हैं। तो ये आपका सेंटर मास का क्वेश्चन हो गया, उसमें न्यूटन्स लॉ भी आपको इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें क्या कह रखा है कि जो सेंटर, इसमें क्या होगा, एक पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, एक पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा, सेंटर मास का भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ टू ब्लॉक्स। तो सबसे पहले इन पार्टिकल्स का हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। इसका मान लिया एक्सेलरेशन इधर है, इसका ऊपर होगा, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो सेम ही एक्सेलरेशन होगा, दोनों पॉइंट्स का, दोनों एंड्स का, इसकी वैल्यू सेम ही होगी। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होगी, ए हम निकाल सकते हैं नेट फोर्स along string अपॉन टोटल मास से। अब यहां पर आप देखें कितना कंपोनेंट आ रहा है, mg sin 53, यहां पर कितना आ रहा है, mg sin 37। तो यदि मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा तो नेट फोर्स आएगा, mg तो कॉमन आ जाएगा, sin 53 माइनस sin 37 और टोटल मास हो जाएगा 2m। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये g/2 5, sin 53 4/5, ये आपका 3/5, तो ये 1 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया। नाउ सेंटर मास का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ACM is equal to m1a1 plus m2a2 अपॉन m1 plus m2। अब क्योंकि बच्चे दोनों मास इक्वल है तो हम लोग यहाँ mm रख देंगे, यहाँ आपका 2m हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा a1 plus a2 अपॉन 2। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं सेंटर मास की, तो हाफ तो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस a²। क्योंकि ये a है, ये है, इनके बीच में एक्सेलरेशन, इसका a1 इधर है ना, इसका a है, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा दोनों वेक्टर्स के बीच का। तो ये बच्चों आ जाएगा √2a अपॉन 2, तो a/√2 आ जाएगा। और a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 थी। इस तरीके से आपका आंसर 1/√2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। तो यहां से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया और फिर हमने इस फॉर्मूले से सेंटर मास का एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। तो आगे चलते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या है, दो बॉडीज हैं, मास 1 kg और 6 kg, और सेम टावर से रिलीज किया जाता है, सेम हाइट से रिलीज किया जाता है। दिस मास इज 1 और ये मास आपका 6 kg है, ये m2 कह दिया हमने। सेम हाइट से रिलीज किया, मान ली हाइट आपकी h है। अब आपसे बोलता है कोई एक पॉइंट है जो ग्राउंड से 30 सेंटीमीटर हाइट पर है, वहां पर इन दोनों पार्टिकल्स का क्या सेम होगा, मोमेंटम संवेग सेम होगा, काइनेटिक नहीं सेम होगा,
वेलोसिटी वेग सेम होगा या टोटल एनर्जी सेम होगा। तो हम लोग अब यह ग्राउंड से यह हाइट दे रखी है दोनों पार्टिकल्स के लिए 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर है, इसे हम लोग 0.3 मीटर भी ले सकते हैं। तो जब ये सेम होगा, सेम हाइट है, तो ये भी सेम होगा, एच डैश एच डैश। और यदि इस पॉइंट में वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अब आप जानते हैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। a कितना है g, और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, h डैश। दोनों पार्टिकल्स का सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, दोनों पार्टिकल वेलोसिटी सेम होगी। कहां पर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड से, जिस पॉइंट से आपसे पूछा जा रहा है। तो वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। मोमेंटम अलग हुआ बिकॉज मास इनटू वेलोसिटी, मास अलग है, मोमेंटम अलग हुआ, काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल एनर्जी भी अलग होगी। तो हमारे पास आंसर थर्ड हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं 11th क्वेश्चन। इसमें हमारे पास दे रखा है एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है ऑफ रेडियस r, जिसको आपने एक रेक्टेंगुलर प्लेट से कट कर दिया। ये रेडियस r को इस बड़े वाले से रिमूव कर दिया। तो जो हमारा रिमेनिंग बचेगा, जो ये शेडेड पोर्शन है ये वाला, इस सिस्टम को मुझे सेंटर मास निकालना है पॉइंट O से, इसका निकालना है सेंटर मास पॉइंट O से। तो इस सिस्टम को मैं देख सकता हूं टोटल माइनस स्मॉल, यानी कि यदि मैं रेक्टेंगुलर प्लेट से मैं स्मॉल ये वाले को रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो ये मुझे मिल जाएगा, ये निकाय, ये सिस्टम हमें मिल जाएगा। तो इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास मान लीजिए m2 है, और इसका सेंटर मास के सेंटर पे होगा। ये डिस्टेंस r/2 हो जाएगा आपका। तो इसका ये वाला, तो इसका ये वाला इधर हम x मान लें, इधर y, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r/2, x r/2 हो जाएगा, y 0। और इसका जो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे, आप जानते हैं 4r/3 पाई पे होता है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y आपका 0 हो जाएगा। तो अब हमें इस रिमेनिंग सिस्टम का सेंटर मास निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं इसको, m1 x1 माइनस, यदि माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। प्लस कैसे क्वेश्चन हो सकता है कि एक रेक्टेंगल के ऊपर एक इसको रख दे ऊपर, तो उसके प्लस हो जाएगा। यदि कोई ऐड कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे, कोई चीज रिमूव कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे। सो माइनस m2 x2, m1 माइनस m2। m1 इनका मासेस है, x1 x2 इनकी सेंटर मास की लोकेशन है, डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट है ओ पॉइंट से। अब मैं m1 m2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। x1 x2 मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी। x1 ये आपका r/2 हो जाएगा, x2 आपका 4r/3 पाई हो जाएगा। तो यदि मैं m1 m2 वैल्यू निकाल लेता हूं तो आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ अब आप जानते हैं कि जो ये प्लेनर बॉडी है, तो इसका जो मास है एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। तो यदि मैं रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया लिखना चाहूँ, मास लिखना चाहूँ, तो वो कांस्टेंट इनटू एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। तो ये 2r इंटू r, 2r स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। यदि मैं हाफ डिस्क की बात करूं तो ये आपका m2 हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू इसका एरिया पाई r स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। पाई r, इसका रेडियस कितना r ही है, तो पाई r स्क्वायर बाय 2। तो यदि आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर
फोर्थ मिल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। ट्वेल्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कोलिजन का क्वेश्चन हमारे पास। तो इन वन डायमेंशन कोलिजन, 1D कोलिजन हमारे पास है और आपसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन के बारे में आपसे जानना चाहे। तो जैसे हम जानते हैं न्यूटन इक्वेशन ऑफ कोलिजन, ई होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये फॉर्मूला हम लोग कोलिजन में पढ़ते हैं बच्चों। तो ये होता है सेपरेशन v2 माइनस v1, अप्रोच आपका u1 माइनस u2 होता है। तो अब हमें क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है। तो ये निकालना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन ई हो जाएगा। इसको हम इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। तो इधर से आप देख सकते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया? 1/e टाइम्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो ये कोलिजन का अगेन क्वेश्चन आ गया। 2 पार्टिकल्स आते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बॉडीज हैं, 1 kg एंड 2 kg, और वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबर डायरेक्शन में जाके कोलाइड कर रही है और स्टिक कर रही है। तो जैसे ये आपका फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास हमारे पास 1 kg है। इसी तरीके से M2 हमारे पास है 2 kg, और इसकी इनिशियल स्पीड हमारे पास फर्स्ट की 3 है, सेकंड की आपकी 2 देखिए बच्चों। अब यहां पर ये कोलाइड करते हैं और स्टिक कर जाते हैं। तो मास हमारे पास 3 kg हो जाएगा कंबाइंड मास। तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी जो हम निकाल लेंगे। तो जब कोलाइड होगा, स्टिक कर जा रहा है, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया, तो एनर्जी का लॉस होगा। तो वही हमें निकालना है कि कितनी हीट लिबरेट होगी, लॉस होगी। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो जो हीट लॉस है, एनर्जी लॉस है, एनर्जी लिबरेटेड है, वो हम लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इनिशियल एनर्जी इन दोनों के पास है कार्ट एनर्जी के रूप में। सो इनिशियल एनर्जी मैं लिख सकता हूं, इसकी हो जाएगी हाफ m v1 स्क्वायर, इसकी हो जाएगी हाफ m v2 स्क्वायर। तो हाफ m हमारे पास 1 हो जाएगा, इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका आपका हाफ m2 और इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल एनर्जी हम लोग लिखेंगे। तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो पहले इसकी स्पीड निकाल लेंगे। तो इसकी स्पीड हम कैसे निकालेंगे? तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी वैसे? हाफ मास 3 और v का स्क्वायर। तो यदि v आ जाएगा मेरे पास, फाइनल एनर्जी आ जाएगी, इसको हम रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब मेरा रह गया कि अब वेलोसिटी फाइनल स्पीड क्या होगी। तो आप देखिए कि जब ये टकराएंगे और ऐसे जाएंगे तो मोमेंटम कंजर्व होगा, बिकॉज वो इन दोनों को यदि हम सिस्टम ले लें तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जो कोलिजन के दौरान फोर्स लगेगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, है ना। और इंटरनल फोर्स कभी मोमेंटम को चेंज नहीं करता है। यानी कहने का मतलब है जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम में इक्वल कर दूंगा। तो यदि मैं मोमेंटम कंजर्वेशन करूं, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यदि मैं इससे करूं तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा 1 into
3 है ना, इस डायरेक्शन मान लीजिए मैंने x कह दिया है, इस डायरेक्शन मैंने y कह दिया, तो 1 2 3 i कैप। ये मोमेंटम आपका हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 j कैप, और मास हो जाएगा कंबाइंड 3 और वेलोसिटी v वेक्टर, जैसे हमारा टारगेट निकालना। इससे आपका v आ जाएगा 3i प्लस 4j अपॉन 3, और यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो वो आपका जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, जो आपका हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। तो यदि मैं इस 5/3 की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास फाइनल एनर्जी आ जाएगी, और फाइनल एनर्जी आ गई तो मेरे पास यहाँ रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी लिबरेटेड इनिशियल माइनस फाइनल है। इनिशियल ये एनर्जी हो जाए, दोनों का सम हो जाएगा, फाइनल हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर के लिए मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन करके निकालना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं बच्चों। ये टॉर्क पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो कोई बॉडी पे टॉर्क लग रहा है, ये कोई बॉडी है, इस पे टॉर्क लग रहा है, और जिसके कारण इसका एंगुलर मोमेंटम a0 से 4a0 4 सेकेंड्स में हो रहा है। तो इस कितना टॉर्क लग रहा है वो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो एवरेज टॉर्क हो गया, एवरेज टॉर्क वो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी होता है, और डेल्टा हमेशा क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल तो आपको 4 सेकेंड हो जाएगा बच्चों। नाउ इनिशियल फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, हमें दे रखा है फाइनल वैल्यू हमारे पास 4a0 है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास a0 है, तो ये 3a0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, आई निकालना है एक सॉलिड स्फीयर का अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट। तो ये सिचुएशन है, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, और ये एक्सिस है जो सेंटर मास से जा रही है, डायमीटर है। मुझे इसके पैरेलल इस एक्सिस अबाउट निकालना है i, जिसे आई एक्स कह रहे हैं, जिसका डिस्टेंस यहां से x दे रखा है। तो आप बच्चों जानते हैं कि ये आईसीएम होगा हमारे पास, इसके लिए आप जानते हैं 2/5 सॉलिड स्फीयर के लिए mr² होता है। तो बच्चों आप जानते हैं यदि मुझे आईसीएम पता हो तो उसके पैरेलल में किसी भी एक्सिस अबाउट निकाल सकता हूं, चाहे वो बॉडी के अंदर हो या आउटसाइड हो, और उसका फॉर्मूला हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम के रूप में है। सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I is equal to ICM प्लस md²। ICM इसके अबाउट कितना है 2/5 mr², और d कितना है x के है, x डिस्टेंस में बोला है। तो ये हमारे पास आ गया 2/5 mr² प्लस mx², ये वैल्यू आ गई। तो ग्राफ बताना कौन सा है। तो यदि मैं ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये i वर्सेस x का ग्राफ है, तो आप देख सकते हैं यदि x की वैल्यू 0 होती है तो i की वैल्यू 2/5 mr² है, मतलब यहां से चालू हो रहा है। और आप जानते हैं x जैसे बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये पैराबोलिक हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, वो हो नहीं सकता, ये ओरिजिन जा रहा हो नहीं सकता क्योंकि x 0 पे 2/5 mr² है बच्चों। ये स्ट्रेट लाइन गलत हो गया, तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चन था, इजी था। आगे चलते बच्चों।
तो 16 क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है जो जिसका मास दे रखा है हमारे पास 2 kg और उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है और इसकी वेलोसिटी दे रखी है। एंगुलर मोमेंटम निकालना अबाउट जेड एक्सिस। तो जैसे बच्चों आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एम आर क्रॉस वी। मास हमारे पास 2 kg है, आर हमारे पास I प्लस जे एंड वेलोसिटी हमारे पास है 2I माइनस जे प्लस के। तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये 4 हो गया, अंदर रहेगा आपका I प्लस जे और ये आपका हो जाएगा I माइनस जे प्लस के। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 4 I क्रॉस I 0 हो जाएगा, I क्रॉस जे के हो जाएगा, I क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, J क्रॉस I माइनस के हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, J क्रॉस के I हो जाएगा। तो I क्रॉस I 0, I क्रॉस J के, I क्रॉस के माइनस J होता है, J क्रॉस I माइनस के और लास्ट में J क्रॉस के I हो जाएगा। यदि हम इसको ऐड कर लें तो ये आपके पास 4, ये I हो जाएगा हमारे पास माइनस J और माइनस 2k। सो आपसे पूछा जा रहा है जेड एक्सिस बोल रहे हैं, जेड कंपोनेंट। तो जेड कंपोनेंट 4 इंटू माइनस 2, इसको हम ले सकते हैं 4i माइनस 4j माइनस 8k। तो माइनस 8 अपना आंसर हो जाएगा। जेड एक्सिस के बोर्ड पूछा है तो अपना आंसर 4th हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगेन ये हमारे पास एक डिस्क दे रखा है, प्लेट दे रखा है, इसका रेडियस 3r और इससे एक स्मॉल होल r रेडियस का हमने रिमूव कर दिया। तो आपको जो रिमेनिंग सिस्टम ये वाला बचा, इसका मुझे सेंटर मास निकालना है। ठीक है, कहां से निकालना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ लार्ज प्लेट, ओ से निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे हो टोटल से जो निकाला उसको माइनस कर देंगे और इसका मास मान लिया आपने m1 मान लिया, इसका मास आपने m2 मान लिया। तो मास आप जानते हैं प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो इसका एरिया होगा पाई 3r का स्क्वायर, इसका एरिया होगा पाई r का स्क्वायर। तो यदि इसके मास को यदि मैं m कह दूं तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, 9m हो जाएगा। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स को यदि मैं ये x है y मान लिया, ऐसे मान लेता हूँ, ऑरिजिन यहाँ मान लेता हूँ इसके सेंटर पे। तो यदि ये 0,0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 2r,0 हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ से 2r डिस्टेंस पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स से अब हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस निकालना है सेंटर मास का, तो एक्सियम हो जाएगा m1x1 माइनस m2x2 m1 माइनस m2। m1 हमारे पास कितना 9m, m2 कितना बच्चा हमारे पास m, x1 कितना हमारे पास 0, y1 कितना हमारे पास 2r। ठीक है, तो हमारे पास m1 है 9m है, x1 0, m2 m है और x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2r दे रखी है। तो सॉल्व करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर फर्स्ट मिल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। तो यहां पर हमारे पास अगेन मोमेंट रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। तो 3 हमारे पास सॉलिड स्फीयर्स हैं और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट रेशियो निकालना है सिस्टम का। तो इसका मोमेंट रेशियो मैंने I1 कह दिया, इसका I2 और इसका I3 I2 सेम ही होगा, आइडेंटिकली प्लेस्ड है इस एक्सिस के अबाउट। तो सिस्टम का जो मोमेंट रेशियो होगा इन तीनों का सम होगा, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा।
ठीक है ना। पहले हम लिख लेते हैं I1 की वैल्यू। I1 हो जाएगा इसके अबाउट 2/5 mr²। I2 I3 की वैल्यू सेम है, आइडेंटिकली प्लेस्ड है, और इसके अबाउट आप जानते हैं 2/5 mr²। और हमें तो इसके अबाउट चाहिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आपको r दे रखा है, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी ICM 2/5 mr² प्लस md²। d आपका r है, तो यदि ये वैल्यूज आप पुट करेंगे विल गेट रिक्वायर्ड आंसर जो आपका सेकंड आएगा। आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन देखते हैं। तो एक पार्टिकल है जो एसएम कर रहा है, तो एसएम के क्वेश्चन आप जानते हैं बच्चों, -ω²x, और आप जानते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, चेंज होगी। और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एक्सेलरेशन आपका इधर है ना। तो ऑप्शन पे चलते हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, एक्स्ट्रा चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है नहीं, क्योंकि डिक्रीज भी कर सकता है। प्रोपोर्शनल टू एक्स है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा नहीं, प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, ये सही है, क्योंकि माइनस साइन का मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, और प्रोपोर्शनल है, सिंगल पावर है। तो लगातार इंक्रीज नहीं कर रहा, लगातार डिक्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से एक्सट्रीम तो जाएगा तो इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज, है ना। तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा होगा। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इंक्रीज होगा, घटेगा तो डिक्रीज होगा। तो आंसर वुड बी 4, चौथा होना चाहिए आंसर। आगे चलते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ब्लॉक्स हैं, मासेस दे रखे 2 and 5 kg, और उनकी स्पीड भी शो कर रखा है, और एक स्प्रिंग लगी हुई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास दे रखा है 35। तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा? तो जब ये मूव करेंगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन समय स्पीड इनकी 0 हो जाएगी, कार्डिक एनर्जी 0 हो जाएगी। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी टू फाइनल, तो इनिशियल कार्डिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी हाफ m5 का स्क्वायर कार्डिक एनर्जी। दूसरे पार्टिकल की हो जाएगी हाफ 5 × 2 का स्क्वायर, और जब वो रुक जाएगा, मैक्सिमम सेपरेशन होगा, तो कार्डिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ k स्क्वायर हो जाएगा। और हमें तो x निकालना है, k की वैल्यू दे रखी है, हाउ मच 35। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर सेकंड √2 मिल जाएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोलिजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया गया है, ये बॉल। तो जब ये बाउंस होती है तो 80% स्पीड रह जाती है जो पहले थी। मतलब अब मान लीजिए कोलिजन से पहले इसकी स्पीड थी u, सो स्पीड 80% हो जाती है। मतलब ये जो स्पीड होगी वो इसका 0.8 टाइम्स हो जाएगा, 80%। तो आपसे पूछा है कि कितने हाइट तक द बॉल विल देन राइज टू हाइट, कितने हाइट तक राइज करेगा, ये हमें वैल्यू निकालनी है, एस डैश निकालना है। तो हम जानते हैं u की वैल्यू कितनी होगी, v स्क्वायर 2s लगा के कर सकते हैं। तो u आपका 2gh होगा। इसी तरीके से v की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहाँ v स्क्वायर 2s लगा देंगे, यहाँ पर यहाँ v 0 हो जाएगा फाइनल। यहाँ से यहाँ v स्क्वायर 2s लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2gh डैश, h डैश यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है पार्टिकल। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं यदि नाउ, तो v हमारे पास है 0.8u, v की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2gh डैश, जिसमें h डैश क्या फाइनल वेलोसिटी है,
0.8 u कितना हमारे पास √2gh ये होगा, ठीक है। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर कर दें, तो ये आपको मिल जाएगा 2gh डैश, ये हो जाएगा 0.64 इंटू 2gh, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपको एच डैश की वैल्यू मिल जाएगी 0.64h। तो हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एलिवेटर है और वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और एक बॉल है हमारे पास जिसका मास 50 ग्राम है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। सो आपको निकालना है कोलिजन के बाद बॉल की स्पीड क्या होगी। तो ये बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन। तो हैवी मास प्लेटफॉर्म, उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो पहली स्पीड थी वही स्पीड से जाता रहेगा, विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। हैवी चीज की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी स्पीड मान लीजिए कोलिजन के बाद हमने अपवर्ड डायरेक्शन मान ली v2। 1D मोशन है तो एक डायरेक्शन हम प्लस मान लेते हैं और एक डायरेक्शन हम लोग माइनस मान लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग न्यूटन से इक्वेशन ऑफ कोलिजन यूज कर लेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, तो इलास्टिकली E1 ले लेंगे। तो v2 वैल्यू किसकी निकालनी है, बॉल की निकालनी है, हमारा टारगेट है। v1 इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 रहेगी, प्लस 20 रख देंगे। u1 प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, प्लस 20 पॉजिटिव डायरेक्शन में। u2 बॉल की स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में -5। इस तरीके से हमारा v2 आ जाएगा। कितना आता देखते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये आपका जाएगा v2 माइनस 20। तो v2 वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गया। प्लस का 45 है, प्लस मीन्स अपवर्ड जा रहा होगा, तो हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। सो अगेन न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ कोलिजन पे क्वेश्चन था हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि दो डिस्क है, मास है, रेडियस है, उसको थिन रॉड से कनेक्ट कर रखा है। थिन रॉड है, लेंथ 2r है, और इस सिस्टम को मुझे मोमेंट इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। सो नेट मोमेंट इनर्शिया सिस्टम का होगा, निकाय का होगा, कुल जड़ता गुण जो होगा एक रॉड का होगा। दो डिस्क दे दिए, डिस्क 1 मान लिया, चकती 1 मान ली, चकती 2 मान लिया, डिस्क 2 मान लिया। तो इसका हो जाएगा इसके अबाउट I1, डिस्क 1 का इसका I2। तो ये इन दोनों का मोमेंट इसके अबाउट है, ये रॉड का इसके अबाउट है। यदि मैं तीनों को लिख दूं तो मुझे रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम रॉड का लिख लेते हैं मोमेंट इसके अबाउट। वो क्या होगा बच्चों, सो I रॉड सेंटर से जा रहा था, ml स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। तो रॉड का हमारे पास मास, रॉड का ही मास m है हमारे पास, और डिस्क का मास भी m है। तो रॉड का हमारे पास कितना हो जाएगा, m l कितना, लेंथ कितना 2r है, ml स्क्वायर बाय 12, ये हो जाएगा रॉड का। और डिस्क की बात करें तो इसके अबाउट तो हाफ mr, इसके अबाउट होता है 1/4 mr स्क्वायर, है ना। तो अब मैं I1 और I2 निकाल रहा हूं। I1 इसके अबाउट हो जाएगा 1/4 mr स्क्वायर डिस्क है, और हमें तो इसके अबाउट चाहिए, तो पहले एक्सिस फॉर्म लगाना पड़े। इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट निकालना है,
तो मैं पहले एक्सिस थ्योरम यूज कर लूंगा, तो हो जाएगा, ये तो आईसीएम हो गया प्लस एम डी, डी कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये एल है तो ये L/2 आर आ जाएगा, तो आर हो जाएगा, तो आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, और जो I1 की वैल्यू है वही हमारे पास I2 की वैल्यू है, तो I1 I2 आ गया, आई रॉड आ गया, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा जो कि थर्ड आ जाएगा। आगे चलते, A rod of length L mass m can rotate freely around point A, और एक बुलेट आती है जिसका मास ये दे रखा है और इस वेलोसिटी से A डिस्टेंस में टकराती है और इस पे स्टिक कर जाती है, और हमसे डिफरेंट ऑप्शंस पूछे गए हैं। ये ऑप्शंस हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बिफोर कोलिजन, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा बिफोर आफ्टर। तो एंगुलर मोमेंटम के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए क्या होगी। तो वापस चलते हैं, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब यदि हम इसको देखें तो मोमेंटम तो कंजर्व इसलिए नहीं होगा, बिफोर आफ्टर सेम नहीं होगा, क्योंकि जब इसे टकराएगा तो इधर ये हिंज इस पे फोर्स लगाएगा, और जब फोर्स लगेगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट यदि हम विचार करें तो कंजर्व होगा। क्यों? यदि इसके ऊपर मैं फोर्सेस देखूं, उनका टॉर्क देखूं इस पॉइंट के अबाउट, तो वो जीरो आ रहा है। कैसे सर? इस पे फोर्स लग रहा है कैपिटल एम जी, तो इस पॉइंट पर इसका टॉर्क क्या होगा? जीरो, बिकॉज वहीं से पास हो रहा है फोर्स। इस पॉइंट बुलेट की मैं बात करूं तो इसका जो एंगुलर टॉर्क होगा इसका वो तभी जीरो होगा जब जस्ट बिफोर कोलाइड कर रहा होगा, मतलब जब ये यहां पर होगा, क्योंकि इस पे फोर्स एम जी इधर लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, बिकॉज जस्ट बिफोर कोलाइड करना मतलब ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसका एंगुलर टॉर्क तभी जीरो होगा जब जस्ट टकराने वाला होगा। अदरवाइज यदि डिस्टेंस है कुछ, नेग्लिजिबल डिस्टेंस नहीं है, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क जीरो नहीं होगा इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व ए पॉइंट के अबाउट होगा, लेकिन कब? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, कि उसी सिचुएशन में जो स्मॉल एम बुलेट है उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क जीरो होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ए पॉइंट के अबाउट, बिफोर आफ्टर सेम होगा। कितना होगा लिख लेते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, m वेलोसिटी v0 है और ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ये बिफोर और आफ्टर भी यही हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हमारे बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कि mv0a होगा, सही होगा ये ऑप्शन। सेकेंड है कि mvl/2 होगा, नहीं वो नहीं आएगा। मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स हिंज द्वारा आएगा। फोर्थ भी mv0a होगा बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो आंसर ए डी के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन रोलिंग मोशन पे हमारे पास। तो एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, वो रोल विदाउट स्लिप कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो आप देख सकते हैं इन दो पॉइंट्स, ए पॉइंट ये बी पॉइंट, यदि ये प्योर रोलिंग कर रहे हैं, स्लिपिंग नहीं हो रही है, इन पॉइंट्स पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, यानी इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ये ए डैश पॉइंट प्लैंक के ऊपर है और बी और बी डैश की वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तभी इन दो पॉइंट्स के बीच में या इन दो पॉइंट्स के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। अब देखें यदि इसको डायग्राम को हम बनाएं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, यदि मैं इसकी वेलोसिटी vcm मान लूं और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लूं, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आपकी तो ओमेगा मैं मान लीजिए इधर मान लेता हूं, इधर ही मान सकते, इधर मान लीजिए
अच्छा, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास? प्लैंक की वेलोसिटी थी 3v, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? VCM इधर, ओमेगा आर भी इधर, तो VCM प्लस ओमेगा आर हो जाएगा वेक्टर, सेम डायरेक्शन वेक्टर्स आ जाएंगे। इस वाले पे क्या होगा? VCM इधर है, ओमेगा आर इधर है, तो ये आपको उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, तो VCM माइनस ओमेगा आर। तो अभी हम ए पॉइंट की बात करते हैं। वेलोसिटी पॉइंट ए और ए डैश पे सेम होनी चाहिए। किस चीज के लिए? फॉर नो स्लिपिंग। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास? VCM माइनस ओमेगा आर। ए डैश पे कितनी होगी हमारी वेलोसिटी? v, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से ये पॉइंट आपका B था, ये पॉइंट आपका B डैश था, तो वेलोसिटी एट पॉइंट B और B डैश की सेम होना चाहिए फॉर नो स्लिपिंग। यदि मैं इसको बराबर करूं, B डैश पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 3v, और B पॉइंट की वेलोसिटी कितनी? VCM प्लस ओमेगा आर। यदि इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, जो कि आपका ए और डी, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास और डी वाला हो जाएगा, यानी कि फोर्थ आंसर हमारे पास आ जाएगा। आगे चलते बच्चों। अब यहां पर हमारे एक रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, और मुझे सेंटर मास निकालना है इस रॉड का, ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। मतलब ये छड़ है, रॉड है, और इसका जो लैम्डा है, इसे लोग रो से दिखा रहे हैं, kx² है। तो मुझे इस एंड से इसका सेंटर मास जो लोकेशन है वो निकालना है, एक्सियम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक्सियम का फॉर्मूला, हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, XDM अपॉन DM। सब DM मास क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, X पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जिसका मास DM होगा और लेंथ क्या होगी इसकी, dx होगी। तो DM मास हम कैसे ले सकते हैं, लैम्डा इंटू dx ले सकते हैं। लैम्डा यहाँ पर रो है, तो रो की वैल्यू हो जाएगी kx²/L इंटू dx। और x का वेरिएशन कहां से कहां तक जाएगा, 0 से L तक जाएगा आपका। तो यहां आप 0 से L तक इंडिकेट कर देंगे, ये वैल्यूज रख देंगे, तो आपको रिक्वायर्ड आंसर फर्स्ट मिल जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बॉल है जिसका मास है में फ्लोर से हिट कर रहा है विद द स्पीड v, और एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा हमारे पास 45 डिग्री, E दे रखा है 1/√2। तो स्पीड निकालनी है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे पास, तो ये बॉल है हमारे पास और इसकी स्पीड हमारे पास v दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। तो इसकी स्पीड हमने v' मान ली है जो हमें निकालना है, और ये एंगल हमने अल्फा मान ली जो हमें निकालना है। तो हमें v' एंड अल्फा निकालना है, ये दो चीज निकालना। अब हम कैसे कर सकते हैं, तो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। इसकी यदि मैं कंपोनेंट करूं तो ये आपका v' cos अल्फा और ये आपका v' sin अल्फा हो जाएगा। और इसकी यदि मैं कंपोनेंट करूं, ये 45 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा v cos 45, v/√2 हो जाएगा आपका, और ये भी आपका v/√2 हो जाएगा।
तो जो सरफेस के पैरेलल स्पीड होती है, वेलोसिटी, वो कांस्टेंट रहती है, बिकॉज जो फोर्स इंपल्स आएगा वो इसके अलोंग आता है, नॉर्मल के अलोंग आता है। तो उस इंपल्स का कोई भी कंपोनेंट अलोंग द सरफेस नहीं होता है, जिसके कारण जो अलोंग द सरफेस वेलोसिटी यानी मोमेंटम सेम रहता है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग बना लेंगे, अलोंग द सरफेस ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो v/√2 हमारे पास आ जाएगा v डैश साइन अल्फा। दूसरा, ये जो वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल है वो इनिशियल वेलोसिटी जो अलोंग नॉर्मल उसका e टाइम्स हो जाता है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग द सरफेस का नॉर्मल है विच इज v डैश कॉस अल्फा, ठीक है, वो e टाइम्स हो जाएगा किसका, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग परपेंडिकुलर सरफेस विच इज v/√2। e की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 1/√2, ठीक है। तो एक बार हम इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एक बार दोनों के स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो v डैश की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे हमारा रिक्वायर्ड आंसर फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक बार डिवाइड करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, एक बार स्क्वायर एंड ऐड करेंगे 1² + 2² तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v डैश आ जाएगा, इससे हमारा आंसर फर्स्ट मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों। ये एसएम से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये हमें ग्राफ दे रखा है ए एंड एक्स का, और आपसे टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, टी पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये y = mx फॉर्म में क्वेश्चन है, तो a = ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो a = -tan45 × x, इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन से। ये 1 होता है तो ये a = -x हो गया। और आप जानते हैं कि एचएम की इक्वेशन क्या होती है, a = -ω²x। इन दोनों की यदि मैं देखो कंपेयर करो तो ω² की वैल्यू 1 आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, इससे आपका टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω1, तो 2π हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं दो डिस्क है, इनको प्रेस किया जाता है तो इनके बीच में, इनको प्रेस किया जाता है, इनके बीच में स्लिपिंग होगी, एक समय बाद इनकी स्लिपिंग बंद हो जाएगी, एक कॉमन वेलोसिटी अचीव करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी अचीव करेंगे, और एनर्जी का लॉस भी होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस एक्सिस के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का कांस्टेंट कर दूंगा, कंजर्व कर दूंगा। सो Li = LF किस एक्स अबाउट, O डैश के अबाउट, सेम कर दूंगा। नाउ पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था इसका, तो हमारे पास ये लगा देंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का नियम लगा देंगे। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, कोणीय संवेग हो जाएगा हमारे पास I ω, इसका हो जाएगा 2I × 2ω, इसका, और जब सेम हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी तो I × ωf + 2I × ωf कर देंगे। तो इससे आप एंगुलर वेलोसिटी फाइनल निकाल सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 455/3 ओमेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो इसमें दे देगा 30 क्वेश्चन में एक पार्टिकल जो एसएम कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास दे रखा है 5, टाइम पीरियड दे रखा है 0.2। तो हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, इजी क्वेश्चन है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है कब, जब डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड के बराबर है।
जब y की वैल्यू a के बराबर है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो आप जानते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाता है, ये मीन पोजीशन है हमारे पास, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो आप जानते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो जाती है, एक्सीलरेशन आपका मैक्सिमम हो जाता है, कितना, ओमेगा स्क्वायर a। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी हमारे पास और एक्सीलरेशन हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। तो वेलोसिटी 0 से एक ही ऑप्शन में है, थर्ड वाले ऑप्शन में, तो हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। और एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए से निकालना चाहते हैं तो ओमेगा हमारे पास पता ही है 2π/t, टी हमें दे रखा है 0.2, एम्पलीट्यूड दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो हमें वेलोसिटी 0 एक ही ऑप्शन में है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अगेन ये एसएम का क्वेश्चन हमारे पास, तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है और एम्पलीट्यूड दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट एक्स पे, जैसे ये हमारे मीन पोजीशन अगेन एक्स डिस्प्लेसमेंट पे, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास टी दे रखी है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वी दे रखी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो T/V निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ kx², v क्या होता है आप जानते हैं, v² क्या होता है ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x², और k क्या होता है जानते हैं m ओमेगा स्क्वायर। यदि मैं इन वैल्यूज को पुट करूं तो आपको फोर्थ आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि हमारे पास एक डिस्क है जिससे एक हमने स्क्वायर शेप निकाला है। तो रिमेनिंग सिस्टम का मुझे सेंटर मास अगेन कहां से निकालना है, सी पॉइंट से। तो इस सिस्टम को हमें निकालना है सेंटर मास, इसको हम लोग टोटल से इसको माइनस कर देंगे। तो इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास मान लीजिए m2 है। सो एक्सियम हो जाएगा हमारे पास m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2, ये हो जाएगा बच्चों। अच्छा, मास आप जानते हैं प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ठीक है, सबसे पहले इसे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं x1 x2। मान लीजिए यही सेंटर पे मैंने क्या मान लिया, ऑरिजिन मान ली, ये x है, ये y, यहाँ ऑरिजिन मान लिया। तो इसके तो कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये हमारे पास रेडियस दे रखा है r, तो इसका मिड पॉइंट r/2 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हैं r/2, 0। तो x1 हमारे पास आ गया 0, x2 आ गया r/2। तो यदि मैं मासेस को लिख लूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। अब मासेस को हम कैसे लिखेंगे, मास आप जानते हैं प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो k कांस्टेंट, इसका बड़े वाले का एरिया क्या, सर्कल के एरिया है विच इज πr²। m2 को हम देखें स्क्वायर का, उसका एरिया क्या हो जाएगा, k इंटू a²। ये क्या, ये साइड लेंथ। अच्छा, ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये r है, ये 45 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा a r cos 45, तो ये r/√2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी r/√2। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा πr², इसका हो जाएगा a इंटू a² और AR में कैसे रेशियो निकाल सकते हैं,
ये r है, ये साइड लेंथ a है, ठीक है। तो r cos 45 हमारे पास a हो जाएगा, a r बाय रूट 2 हो जाएगा। यदि हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर थर्ड मिल जाएगा। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में कि एक बॉल इसको आप गिरा रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइंड द डिस्टेंस। ये फ्लैट कार कितना डिस्टेंस मूव करेगी, तो मान लीजिए ये x1 मूव कर रही है कार और ये बॉल मूव कर रही है, कितना मूव कर रही है l। तो वी हैव अ रिलेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल अपॉन मास ऑफ बॉल प्लस मास ऑफ कार। सो बॉल का मास हमारे पास दे रखा है 1, बॉल का डिस्प्लेसमेंट है l, ये हमारे पास है 1 और ये हमारे पास है 10। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा l अपॉन 11, ठीक है। इस हिसाब से हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या दे रखा हमारे पास, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है और वो बच्चों 3 फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर जाता है 1:1:3, यानी कि एक मास 1/5 kg, दूसरा भी 1/5 kg, तीसरा आपका 3/5 kg। और जो इक्वल पीसेस वाले हैं मास, वो 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे के रिस्पेक्टिव मूव करते हैं और उनकी स्पीड सेम है 18। तो थर्ड का क्या होगा, स्पीड क्या होगी, तो ये 1/5 kg वाला कितनी स्पीड जा रहा है हमारे पास 18 से, ये भी आपका 1/5 kg वाला कितनी स्पीड जा रहा है 18 से। तो तीसरा मास हमारे पास 3/5 kg वाला, उसकी स्पीड क्या होगी वो हमें निकालना है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में मास रेस्ट पे रखा था तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी तीनों फ्रेगमेंट्स का मिला के 0 होना चाहिए। अब फाइनल 0 कैसे हो सकता है, अब इन दोनों का जो मोमेंटम होगा, उसकी जो वेक्टर सम होगा, उसी के बराबर तीसरे फ्रेगमेंट का मोमेंटम होना चाहिए मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका 0 इनिशियल के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन दोनों मोमेंटम की वैल्यू इस तीसरे मोमेंटम की वैल्यू के बराबर करने जा रहा हूं। सो इन दोनों मोमेंटम क्या हो जाएगा p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर और इसका हो जाएगा p3 हो जाएगा। अच्छा, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1 p2 वैल्यू सेम ही है, कितना होगा 1/5 इंटू 18 का स्क्वायर और उसका भी वही होगा, तो 2 टाइम्स कर दिया। अच्छा, p3 मोमेंटम क्या होगा, मास इसका 3/5 है और वेलोसिटी आपका v3। ये सॉल्व करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर सेकंड मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका सेकंड आ जाएगा, v3 वैल्यू आ जाएगी, सेकंड आंसर आ जाएगा विच इज 6√2। तो आगे चलते हैं। 35 क्वेश्चन भी है। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, उससे आपने स्मॉल एम मास को रेस्ट पे रख दिया, स्मूथ सर्फे, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो जब इसको आपने वेलोसिटी u दे दी तो क्या होगा, ये ऊपर भी जा रहा हो, ये भी आगे जा रहा हो, बिकॉज ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो ये आगे जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो y कंपोनेंट इसका 0 हो जाएगा। तो ये हाइट हमें निकालनी है और लेकिन x डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, मान ये भी हो जाएगी। तो हम 2 इक्वेशन लगाएंगे, एक एनर्जी इक्वेशन, एक मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन। तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम x डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग में इसका सिर्फ मोमेंटम था mu, नीचे वाला रेस्ट पे था 0। बाद में जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो मोमेंटम हो जाएगा m प्लस m इंटू वी। तो इसी कॉमन वेलोसिटी आ गई mu अपॉन m प्लस m, ठीक है।
दूसरा हम लोग कंजर्वेशन एनर्जी लगा देंगे, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी है ना, यहाँ इसको मैंने रेफरेंस लेवल मान लिया, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी हाफ एम स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो दोनों की मिला के काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम प्लस स्मॉल एम वी स्क्वायर, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। तो ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। जब मैं v की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, विच विल बी 4। फोर्थ आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो ये डिस्क का हमारे पास मोल रेशियो हमें निकालना है इस एक्स के अबाउट, और अब इसको ऐसे सोच सकता हूं, इसे मैं कंप्लीट कर लूं यदि, तो ये मास m है तो ये भी m है, तो इस कंप्लीट का मोल रेशियो कितना होगा? ठीक है, इसके एक्सिस अबाउट कितना होगा? कोई भी एक्सिस, ये हमारा मास कितना होगा 2m होगा, इसके अबाउट क्या होगा? ये एक्सिस a डैश, तो कोई भी एक्सिस जो उसके प्लेन में है, तो डिस्क का क्या होता है आप जानते हैं, आई ए डैश हाफ एम आर स्क्वायर होता है, 1/4 एम आर स्क्वायर, इसके बाद हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 एम कितना हो जाएगा इसका मास पूरा 2m, और रेडियस कितना है आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरे का है, हमें तो हाफ का चाहिए। अब आप जानते हैं जितना कंट्रीब्यूशन इस वाले पोर्शन का हो उतना ही कंट्रीब्यूशन इस वाले पोर्शन का हो, तो हमसे तो हाफ वाले पूछे, तो हाफ का कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर। तो 2 से डिवाइड किया बिकॉज ये जो मोल रेशियो आया पूरे का आया है, तो हमसे तो इस वाले का पूछा, तो हाफ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर, जो आंसर हमारा 4th हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सिस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें क्या दे रखा हमारे पास, पहले ये हमारे पास दे रखा एक बॉडी है जो ओमेगा से रोटेट कर रही थी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इधर हो जाएगा आपका L1। तो क्या क्वेश्चन, हमारे पास ये बॉडी है ओमेगा से रोटेट कर रही थी, जिसको आपने रोटेट करके इसके वो रोटेट करने लगे, तो इस दौरान आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा, बॉडी पे टॉर्क लगेगा, वो हमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, बॉडी का मोमेंट रेशियो हमें आई दे रखा है, तो बच्चों टॉर्क क्या होता है आप जानते हैं, टॉर्क होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा L बाय डेल्टा T। तो यदि मैं इस आइडिया का इस्तेमाल करूं तो इसको ले सकते हैं L2 माइनस L1, और टाइम कितना लग रहा है इसको चेंज कराने में, डायरेक्शन T लग रहा है। तो अब मैं टॉर्क निकालना है, तो यदि मैं ये वैल्यू लिख लूं, तो ये वैल्यू हमारी L2 हो गई फाइनल, विच इज आई ओमेगा। इस डायरेक्शन में यदि आपने x कह दिया, इस डायरेक्शन को आपने y कह दिया, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा आई कैप, इसका हो जाएगा L1 आई ओमेगा जे कैप। तो यदि मैं वैल्यूज को पुट कर दूं, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी आई ओमेगा आई माइनस जे अपॉन टी। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास L, ये आई ओमेगा अपॉन ये टाइम T है, ये जाएगा आई ओमेगा अपॉन T, और ये वैल्यू √2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इनिशियल फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखा, इनिशियल लिखा, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो √2 आ जाएगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर 4th हो जाएगा।
फोर्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। तो इसमें क्या है, बॉल जा रही है, तो दो सिचुएशन हमारे पास, एक में रफ सरफेस, एक में स्मूथ है। तो पहली सिचुएशन ये दे रखा हमारे पास, ये बॉल है v स्पीड से जा रही है और इस रफ सरफेस में h1 हाइट तक जा रही है और स्मूथ सरफेस में s2 हाइट तक जा रही है। तो h1 h2 में रिलेशन निकालना है, h1 बड़ा है h2 बड़ा है। यदि मैं यहां से देखूं, यहां जब यहां तक जाएगा तो यहां पर v भी 0 हो जाएगा और ओमेगा भी 0 एक साथ ही होगा, नहीं होगा तो फिर स्लाइडिंग होगी, तो दोनों 0 होगा। तो यानी यहां पर जो एनर्जी है हाफ mv² वो पूरी mg h1 में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में यहां पर क्या होगा कि स्मूथ सरफेस है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बची रहेगी, ट्रांसलेशन 0 हो जाएगी। तो यदि मैं लिखूं हाफ mv² mg h2 प्लस रोटेशनल काइनेटिक ओमेगा रहेगा, ओमेगा 0 नहीं होगा, तो प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से आप दे सकते हैं, दोनों इक्वेशन से ये सेम है तो ये भी दोनों का सेम होगा। अब क्योंकि ये इसको बराबर करेंगे तो इसमें ये भी ऐड हो रखा है, यानी आप दे सकते हैं कि h1 की वैल्यू ज्यादा होगी h2 से, बिकॉज इन दोनों का सम ये है, तो इसलिए h1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। h1 शुड बी ग्रेटर देन h2। तो राइट हैंड साइड सेम है तो LHS भी सेम, ये सेम है हाफ mv² लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी सेम होगा, है ना। और ये दोनों यदि हम बराबर करेंगे तो h1 की वैल्यू h2 से ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा हो जाना चाहिए हमारे पास, आंसर हमारे पास थर्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखा, हमारे पास एक स्फीयर है, मास m रेडियस r है और ये इंक्लाइन प्लेन में प्योर रोलिंग कर रहा है। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो जिससे कि रोलिंग करे विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा एंगल हमारे पास और रोल्स डाउन। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। तो आप जानते हैं जो फ्रिक्शन लगता है इस पे वो mg sin थीटा है ना, k/r² अपॉन 1 + k/r² लगता है। और मिनिमम के लिए फ्रिक्शन वैल्यू म्यू n की वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगी। तो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जो के बार इसको सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 ले लेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/5, ये tan थीटा हो जाएगा, यहाँ से sin बाय cos tan थीटा हो जाएगा। और ये आपका यदि 2/5 होगा तो 7/5 हो जाएगा, ये इधर चले जाएंगे और ये 2/5 नीचे तो 7/2 और 7/2 हो जाएगा और इंटू म्यू भी यहाँ पर, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/7 tan थीटा। तो हमारे पास 2/7 tan थीटा यानी कि आंसर सेकेंड हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। मुझे सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है A डैश के वोट, इसके वोट निकालना है A डैश के वोट। इसमें दो पार्टिकल्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, एक रॉड है एक सॉलिड स्फीयर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का लिख देंगे और सॉलिड स्फीयर का लिख देंगे, तो हमें कंप्लीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अच्छा, रॉड का एंड के अबाउट हम लोग जानते हैं
1/3 ml² होता है, और सॉलिड स्फीयर का इसके अबाउट होता है हमारे पास 2/5 mr², और इसके अबाउट हम लोग पैरालैक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो सॉलिड स्फीयर क्या होगा 2/5, इसका मास कितना है m/3, इसका रेडियस कितना हमारे पास स्मॉल r प्लस md² पैरालैक्सिस थ्योरम, तो हो जाएगा m/3 l²। सो रॉड का हो जाएगा 1/3 ml², सॉलिड स्फीयर का इसके अबाउट हो जाएगा 2/5 m/3 r² प्लस md²। तो इस तरीके से आपका आंसर थर्ड बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक डिस्क है जो कि स्मूथ रफ सरफेस पे v वेलोसिटी दी है, ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी है, और डिस्क रेस्ट पे आ जाता है कुछ डिस्टेंस चलने के बाद। तो इसकी वैल्यू पूछिए। तो अब ये ओमेगा नॉट है और ये v नॉट है। यदि इस पॉइंट पे मैं विचार करूं तो जो भी फोर्स लग रहे हैं इनका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 होगा। ये n है, ये mg है, ये मान लीजिए फ्रिक्शन से फोर्स लग रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं एंगुलर मोमेंटम सेम कर दूंगा, कंजर्व कर दूंगा। जब ये चल रहा हो, जब ये रुक जाएगा तो v भी 0 हो गया और ओमेगा भी 0 हो गया। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दूंगा। सो Li इज इक्वल टू LF। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा mvr, तो ये हो जाएगा mv0, ये रेडियस है r, ये इधर घुमाएगा। इसका क्या होगा आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा नॉट, और फाइनल तो 0 हो जाएगा बिकॉज v भी 0 और ओमेगा भी 0। अच्छा, आई की वैल्यू क्या होगी, वो कितना जाएगा हमारे पास, इसका आई इसके अबाउट लेंगे सेंटर मास के अबाउट विच इज, तो आई इसके अबाउट लेंगे सेंटर मास के अबाउट, वो होगा डिस्क के लिए हाफ mr²। तो यदि हम इसको सॉल्व करें, बाद में क्यों 0 हो जाए, बिकॉज कह रखा है कितने डिस्टेंस चलने बाद रुक जाएगा, तो v भी 0 होगा और आपका ओमेगा भी 0 होगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। और सेम क्यों किए थे हमने, बिकॉज इसके बाद सभी फोर्सेस का टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, कंजर्व होगा। इसको मैं फर्दर कैलकुलेट करूं तो ये आपका जाएगा mv0r, ये जाएगा हाफ mr² ओमेगा नॉट। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये सब तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा v0 r ओमेगा नॉट बाय 2। तो v0 बाय ओमेगा r की वैल्यू हो जाएगी हाफ, तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, किया जाएगा हमारे पास 2। तो इस तरीके से आप सेकेंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, एक बॉल है और इसका मास m दे रखा हमारे पास, और ये हाइट h पे दे रखा है, और रेस्टिट्यूशन E है। तो दो रिबाउंड्स के बाद ये है ना, तो ये दो रिबाउंड के बाद कितनी हाइट पर जाएगा। तो हम जानते हैं कि n रिबाउंड के बाद e की पावर 2n into h होता है। n इज द नंबर ऑफ रिबाउंड्स, n इज द नंबर ऑफ रिबाउंड्स। तो दो रिबाउंड के बाद n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो आंसर हमारे पास e की पावर 4 into h हो जाएगा, यानी आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास एक कोन है, सॉलिड कोन है, और ये हमारे पास ये वर्टेक्स है, और सेंटर मास आप जानते हैं बेस से तो h/4 पे होता है और वर्टेक्स से 3h/4 पे होता है। तो यही आपसे पूछा है, यही इसी जेड नॉट क्या रखा, यही हमसे पूछा। द हाइट इज h, देन जेड नॉट क्या होगा।
तो ये 3h/4 हो जाएगा, इस हिसाब से आपका आंसर 4th हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा हमारे पास, टॉर्क निकालना है पॉइंट टू के अबाउट। तो ये फोर्स का टॉर्क क्या होगा, फोर्स टॉर्क को आप जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा 9 और ये रेडियस हमारे पास 0.2 है। ये इसको इस सेंस में घुमाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में। ये इसको एंटी में घुमाएगा, 4 × 0.2। इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, बिल्कुल वहीं से पास हो रहा है, डिस्टेंस नहीं होगा। और हमें इसका टॉर्क निकालना है इस वाले फोर्स का। तो यदि मैं इसका टॉर्क निकालूं तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा, बिल्कुल ये तो फोर्स आ गया, ये डिस्टेंस। अच्छा, ये कैसे निकालें, ये 30 डिग्री है ना। इसको बड़ा करके यदि मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास 30 डिग्री है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये हमारा r है 0.2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ये वाला चाहिए, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये कैसे निकालेंगे, तो ये आपको हो जाएगा, ये r cos 30, ये r sin 30 हो जाएगा, ये आपका r sin 30 हो जाएगा। r इज 0.2/2, हाफ हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो इसका 8 का टॉर्क क्या होगा, 8 इंटू ये डिस्टेंस विच इज 0.1। और ये किस सेंस, इस सेंस रोटेट करेगा, इस सेंस रोटेट करेगा। तो ये दोनों सेम सेंस में ऐड होगा या अपोजिट सेंस में माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 0.8, दोनों सेम सेंस में आ गए। और ये अपोजिट सेंस में माइनस कर सकते हैं, -4 × 0.2, तो ये 0.8 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 1.8 आ गया और इस सेंस में आ गया क्लॉकवाइज। तो आंसर इससे सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो सेम सेंस को हमने ऐड कर दिया, अपोजिट सेंस को माइनस कर दिया। टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या देगा, एक डिस्क है और इस एक्स मोड हिंज है ना। ये फिजिकल पेंडुलम का क्वेश्चन हमारे पास है, एसटीएम का क्वेश्चन। इसके और ऑसिलेशन कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं 2π/I/mgl। L क्या होगा, सेंटर मास और हिंज पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो कि R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। और इसके बाद I क्या होगा, इसके बाद तो जानते हैं 12 mr² प्लस md², पहले एक्स थ्योरम लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 mr² प्लस md², तो ये आपका 3/2 mr² हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपलीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2π/3/2 mr² प्लस mgr। सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर 2π√3r/2g, फोर्थ आंसर हो जाएगा। थैंक यू।